अब देखिए, सरफेस एरिया बड़ा था तो लाउड साउंड, सरफेस एरिया बड़ा तो लाउड साउंड। अब इसमें देखते हैं, उतनी फोर्स से लगाऊंगा, लग गई। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीबीएसई वाला। अगर मैं आपसे बोलूं कैसे आप पहचानेंगे कि ये तो दो साउंड हैं, ये अलग अलग हैं, अलग अलग, जैसे कि एक साउंड ये, हम लोग को क्या पता चला कि ये जो साउंड बजा ये लाउड साउंड था, और एक साउंड ये। अच्छा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है हमको। तो कैसे पता लगाएंगे कि जो दो साउंड हैं इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि दोनों साउंड अलग अलग है? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की जिससे पता लगाया जा सकता है कि जो दोनों साउंड अभी निकले ये अलग अलग हैं। जैसे ये टिंग 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 टिंग, फिर ऐसे टिंग 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 टिंग, दोनों साउंड में डिफरेंस है, डिफरेंस है। जैसे कि आप तेज साउंड बजता है तो लाउड स्पीकर में बजता है, लाउड स्पीकर, वो स्पीकर है और लाउड स्पीकर, लाउडनेस उसमें ज़्यादा है। और एक जो घरों में इस्तेमाल होता है वो सिंपल स्पीकर होता है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दो साउंड के बीच में डिफरेंस कैसे है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दो साउंड को? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे साउंड की। लाउडनेस, लाउडनेस अभी जो आप सुन रहे थे, उसके बाद पिच, पिच जैसे कि ये टिंग 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 टिंग, और एक ये, एक ये टिंग 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 टिंग। दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे कि किसमें क्या है, पिच कैसी है? और फिर क्वालिटी, क्वालिटी ये तीन कैरेक्टर हैं साउंड के जिनसे पता लगाया जा सकता है कि साउंड कैसा है। तो पहले बात करते हैं लाउडनेस की कि लाउडनेस क्या होती है। लाउडनेस का मतलब आवाज कितनी तेज है, कितनी तेजी है आवाज में। जैसे कि ये लाउड साउंड है ये, और जैसे कि ये फेंट, बहुत हल्का साउंड दे रहा है। तो ये होती है लाउडनेस। तो जैसे कि लाउडनेस, लाउड साउंड का मतलब तेज आवाज, और फीबल का मतलब, फीबल साउंड का मतलब धीमी आवाज, धीमी आवाज। ये क्लियर हो गया, तेज आवाज और धीमी आवाज क्लियर हो गया आपको। लाउडनेस वो करें, जैसे कि ढोल बज रहा है तो ढोल की आवाज तेज है, धम 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 धम, तो लाउड है। और वैसे धम 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 धीमी हो गया, तो लाउडनेस ये होती है। दो साउंड अगर सेम इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट एक ही है, जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ढोल ले रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट क्या है, ढोल है। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं ढोल, लेकिन ढोल तेज भी हो सकता है, मतलब लाउड भी हो सकता है, और ढोल धीमे भी हो सकता है, यानी फीबल हो सकता है, फीबल साउंड, फीबल साउंड। तो इंस्ट्रूमेंट एक ही है, लेकिन कैसे पता चल रहा है तेज है या धीमे है? लाउडनेस की वजह से, लाउडनेस के कारण पता चल रहा है, लाउडनेस के कारण पता चल रहा है कि कौन सी आवाज धीमे है, कौन सी आवाज तेज है। और जबकि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर सेम है, इंस्ट्रूमेंट ढोल है, ढोल लिया हमने। तो अब लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव पे। पॉइंट ए डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की एम्पलीट्यूड पे। मतलब कि वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा आवाज उतनी भारी होगी, उतनी तेज आवाज सुनाई देगी हमको। मान लीजिए ये ग्राफ है,
ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। अब मैं आपसे पूछूं कि एम्पलीट्यूड क्या है इस केस में। एक सेकेंड, ये थोड़ी भी बनानी थी। ओह नो, एक सेकेंड। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एम्पलीट्यूड क्या है इसमें, एम्पलीट्यूड क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द मेन पोजीशन, जो पार्टिकल की पोजीशन है, एंड द एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। आप ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट की एम्पलीट्यूड होता क्या है? पार्टिकल अपनी जगह से कितना खसका, पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ। ध्यान से इसको समझिएगा, डिस्प्लेस हुआ। अब ध्यान दीजिए, पार्टिकल ज्यादा डिस्प्लेस, ये अपनी जगह पर ज्यादा डिस्प्लेस होगा, ऊपर ज्यादा जाएगा, तो आवाज भारी होगी, तेज आवाज, लाउड आवाज होगी। अगर पार्टिकल ज्यादा, देखिए डिस्प्लेस ज्यादा हो रहा है, अपनी जगह से ज्यादा दूर तक गया, ज्यादा ऊपर तक गया, डिस्प्लेस ज्यादा हुआ। और पार्टिकल अगर कम डिस्प्लेस होता, मात्र यहीं तक जाता, जैसे कि ये केस इसका, इसमें देखिए पार्टिकल बहुत कम ऊपर तक गया, बहुत कम डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से। वाइब्रेशन जब हुआ तो बहुत कम डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल। इस केस में पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ज़्यादा डिस्प्लेस होगा तो ज़्यादा भारी आवाज़ सुनाई देगी, ज़्यादा भारी, और कम डिस्प्लेस होगा तो हल्की आवाज़, धीमी आवाज़ सुनाई देगी। तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, ज़्यादा डिस्प्लेस होगा तो लाउड साउंड, और कम होगा तो फीबल साउंड। कम होगा तो फीबल साउंड। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव जो बन के आ रही है उसमें पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना है, वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो भारी आवाज, तेज आवाज, एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो हल्की आवाज। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। लाउडनेस मेनली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, लेकिन और भी चार फैक्टर्स और हैं जिन पे लाउडनेस डिपेंड करती है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड की स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना है आपको। मतलब कि अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ गया तो लाउडनेस 4 टाइम बढ़ जाएगी। 2 टाइम्स बढ़ गया तो लाउडनेस, देखिए स्क्वायर है, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा तो आवाज और तेज आती है। जैसे कि उसमें डीजे में क्या होता है, हल्का हल्का, जैसे नाचने आता है सब लोग वैसे आवाज तेज कर देते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, तो एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं तो लाउड साउंड सुनाई देता है, फिर सब नाचते हैं ऐसे। तो याद रखिए, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड अगर हम 2 टाइम्स बढ़ा दें तो लाउडनेस 4 टाइम बढ़ जाएगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और वहीं अगर हम एम्पलीट्यूड 2 टाइम घटा दें, हमने 2 टाइम घटा दिया एम्पलीट्यूड, तो लाउडनेस 4 टाइम घट जाएगी, 4 टाइम घट जाएगी, उसके स्क्वायर के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 4 टाइम घट जाएगी। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लाउडनेस किस वेव की ज़्यादा है, किस साउंड वेव की लाउडनेस ज़्यादा है। तो 2 वेव मैं आपको बना के दूंगा, यहाँ समझ गए, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब मैं आपको 2 वेव बना के दूंगा। पहली वेव, यहां पर एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है,
दूसरी वेव पहली वेव यहाँ पर एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, दूसरी वेव यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है। तो अब आप बताइए कौन सी साउंड लाऊं? यहाँ पर एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, तो कौन सी साउंड लाउड होगी? किस साउंड में लाउडनेस होगी? कौन सी साउंड तेज होगी? तो साफ साफ जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, बिकॉज लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो साउंड लाउड साउंड्स वेव 1 है और वेव 2 कैसी साउंड प्रोड्यूस कर रही है? फीबल साउंड, धीमी आवाज़, फीबल साउंड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, ऐसे दो डायग्राम बन के आ जाएंगे, आपको बताना और लाउडनेस किस में ज़्यादा है, कौन सा साउंड लाउड है, ये वेव का कि ये वेव का। तो डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव और लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो और फैक्टर्स जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है उसको जानते हैं। पहला फैक्टर तो जानते हैं, और फैक्टर जानते हैं। लाउडनेस depends upon the distance from the source, यानी कि सोर्स से कितनी दूरी पर हम हैं। जैसे कि अभी सोर्स डीजे है, सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पे क्या है? डीजे। अब डीजे बज रहा है तो हम डीजे से अगर दूर चले जाएंगे, जैसे शादी से हम शादी में जब जाते हैं तो शादी में गए तो हमको तेज आवाज़ सुनाई देगी, डीजे के जितने करीब जाएंगे और तेज आवाज़ सुनाई देगी, और डीजे से जितनी दूर चले जाएंगे, जब हम घर को जाते हैं तो आवाज़ धीमी हो जाती है और धीमे धीमे गायब हो जाती है। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स से कितने डिस्टेंस पे हैं हम, कितने दूर खड़े हैं सोर्स से। जैसे कि तो लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब है अगर हम जैसे सोर्स सामने है इससे दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ जाएगा सोर्स से, तो लाउडनेस घट जाएगी, और हम जितने करीब आएंगे इसके नाचने के लिए खुशी हम खुश हो गए अंदर से, जोश जगा है तो नाच रहे हैं, तो जितने करीब आएंगे लाउडनेस जितने करीब आए हम, जितने पास आएंगे लाउडनेस बढ़ जाएगी, और जितने दूर जाएंगे जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा दूर जाएंगे लाउडनेस घट जाती है, और जितने करीब आते हैं मौज करने के लिए लाउडनेस बढ़ जाती है। तो लाउडनेस मान लीजिए डिस्टेंस मतलब हम 2 टाइम्स बढ़ जाए, मतलब कि सोर्स है, ये सोर्स है, इससे हमारी दूरी हम 2 टाइम दूर चले जाएं, D2 टाइम्स बढ़ जाए, हम और दूर चले जाएं, तो लाउडनेस क्या होगा? 2 टाइम्स ये बढ़ जाए तो लाउडनेस क्या होगा? लाउडनेस 4 टाइम्स घट जाएगा, लाउडनेस 4 टाइम घट जाएगा, हमको सुनाई नहीं देगा, हम नाच ही नहीं पाएंगे, 4 टाइम्स घट जाएगा। और अगर वहीं हम बिल्कुल शादी में जा रहे हैं, डीजे में बहुत तेज दौड़ के जा रहे हैं, भैया आज तो नाचेंगे हम, होता है शादियों में कि वहाँ पर लाउड स्पीकर होगा और मज़ा आएगा, नाचेंगे, तो डीजे होगा तो वहाँ लाउडनेस, तो फिर डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस 2 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब कि हम दूर थे हम पास आ रहे हैं, 2 टाइम्स कम हो जाएगा डिस्टेंस, तो लाउडनेस बहुत तेज, हम डीजे के करीब पहुंच जाएंगे, लाउडनेस 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 4 टाइम्स। तो लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स का स्क्वायर, यह है लाउडनेस।
Loudness depends upon the distance from the source. Loudness is inversely proportional to distance का स्क्वायर। तो ये था आपका लाउडनेस का सेकंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है। अभी 3 फैक्टर और बचे हैं, तो तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। यानी कि जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी मीडियम की तो लाउड साउंड सुनाई देगा। जैसे कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा, पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं, पास पास होते हैं, तो सॉलिड में साउंड क्या होता है, लाउड साउंड। वहीं एयर में डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटी। यहां पर हाई डेंसिटी थी, लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, लो। तो हमको फीबल साउंड, फीबल धीमा साउंड सुना देता है। तो एयर में जो साउंड कंपैरिजन है, सॉलिड में बहुत तेज आवाज आएगी। सॉलिड में मैं एयर में मार रहा हूँ इसी फोर्स, कहाँ आवाज आ रही है, देखिए फिर से देखिए, एयर में मैं मार रहा हूँ, आवाज ही प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ये देखिए, उतनी ही फोर्स में लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स उतनी ही लग रही है। देखिए एयर में डेंसिटी कम है तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बहुत फीबल फीबल साउंड। वहीं सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा है तो लाउड साउंड सुनाई देगा। क्यों? बिकॉज लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितना घना होगा मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, यहाँ लिखना भूल गया, डेंसिटी ऑफ मीडियम, जितना घना होगा मीडियम, मीडियम जितना घना होगा, आवाज उतनी तेज आवाज, लाउड आवाज सुनाई देगी। तो ये तीसरा फैक्टर था, लाउडनेस डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब देखते हैं चौथा फैक्टर। चौथा फैक्टर क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है। वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी और बॉडी जो साउंड प्रोड्यूस करेगी, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के कारण। तो डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा उतना लाउड साउंड। सरफेस एरिया जितना कम, जितना कम उतना फीबल साउंड। अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं। जैसे ये देखिए, ध्यान से देखिए, व्हाइट बोर्ड का और इस मार्कर का को कंपेयर करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा, और उसके कंपैरिजन में ये मार्कर बहुत छोटा है मार्कर। तो अब मैं जितनी फोर्स इस पे लगाऊंगा उतनी फोर्स इस पे लगाऊंगा, तो आप आवाज़ सुनिएगा, किसकी आवाज़ लाउड आती है। देखिए, अब देखिए, सरफेस एरिया बड़ा था तो लाउड साउंड, सरफेस एरिया बड़ा तो लाउड साउंड। अब इसमें देखते हैं, उतनी फोर्स से लगाऊंगा, लग गई। देखिए फिर से करते हैं, उतनी ही फोर्स, उतनी आवाज नहीं आ रही। सरफेस एरिया बड़ा होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो साउंड क्या होती है, लाउड।
सरफेस एरिया कम होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो साउंड क्या होती है, फीबल, धीमी आवाज। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब पांचवा और आखिरी फैक्टर जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है, सारे लास्ट फैक्टर क्या है जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है साउंड की, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी। मान लिया जाए हम इस बॉडी को वाइब्रेट करा रहे हैं और व्हाइट बोल्ट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो है 100 हर्ट्ज। कितनी है, 100 हर्ट्ज। और हम इसको वाइब्रेट करा रहे हैं 250 हर्ट्ज पे। तो वाइब्रेट तो करना पड़ेगा इसको, फोर्स वाइब्रेशन तो होगा, जबरदस्ती करेंगे व्हाइट बोल्ट के सामने। तो अगर सामने जो यहाँ पर एक डोर है, डोर की अगर फ्रीक्वेंसी भी 250 है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अब क्या होगा, जैसे ही व्हाइट बोल्ट को हम 250 की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराएंगे तो फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी डोर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। तो एक आवाज कहां से आएगी, डोर से आएगी। डोर भी तुरंत वाइब्रेट करने लगेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। एक आवाज व्हाइट बोल्ट से आएगी। तो दो आवाजें आएंगी तो लाउड साउंड क्या हो जाएगा, लाउड साउंड। तो ये 5 फैक्टर हमने देखे लाउडनेस के, और लाउडनेस का शौक तो पूरे देश को है, पूरे भारत और खासकर युवाओं में, आप सब बच्चों में, हम में लाउड साउंड चाहिए हमको। यो हनी सिंह ऐसे गाने सुनेंगे, लाउड साउंड। आगे देखते हैं कि लाउडनेस को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस को कैसे मेजर करें, ऑफ लाउडनेस, मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस को मेजर कैसे करें, ये तो हम पता लगा लेंगे कि ये वाली आवाज तेज आवाज है और ये वाली आवाज हल्की आवाज है, ये हमने पता लगा लिया। और हमने ये फैक्टर भी जान लिया कि एम्पलीट्यूड के कारण हो सकता है ऐसा, डेंसिटी के कारण हो सकता है ऐसा, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के कारण हो सकता है ऐसा, और सरफेस एरिया के कारण हो सकता है ऐसा, या प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी के कारण हो सकता है। लेकिन मेजरमेंट मतलब कुछ, ये जैसे कि साउंड बज रहा है, ये कितनी इंटेंसिटी से बज रहा है और ये आना कितनी इंटेंसिटी, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो पहले ध्यान दीजिए, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। लाउडनेस की यूनिट होती है PHON, फॉन या डेसिबल, ये इसकी यूनिट होती है लाउडनेस की। अब 0 डेसिबल को फिजिक्स में फेंट साउंड माना है। फेंट मतलब बिल्कुल आवाज नहीं है इसके पास, फेंट साउंड माना है, फिजिक्स ने माना है। और किसका बताया गया है, ये पिन ड्रॉप का, पिन का जो पिन होती है उसका जो साउंड होता है, उसको अगर गिरा दें हम तो बताया गया है कि वो बिल्कुल लाउडनेस प्रोड्यूस नहीं करता, साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो 0 डेसिबल माना गया है फेंट साउंड को, पिन को। तभी तो क्लास में कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब पिन बिल्कुल आवाज नहीं करती, तो इतनी आवाज बिल्कुल बंद कर दो, आवाज नहीं आनी चाहिए, इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंस। फिजिक्स ने ऐसा माना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर पिन को हम गिराएंगे, पिन गिरेगी, उसके पास मास है, जिसके पास मास होगा, ये याद रखना है, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास, सबके पास मास है, अगर वो ड्रॉप किए जाएंगे और तो साउंड प्रोड्यूस जरूर होता है, साउंड प्रोड्यूस होगा।
प्रोड्यूस होगा। लेकिन फिजिक्स ने मान लिया है, एज्यूम किया है, ये जो पिन है अगर वो गिरेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, पिन साउंड प्रोड्यूस करती है। अब जो लाउडनेस होती है वो है सब्जेक्टिव है लाउडनेस इज सब्जेक्टिव क्वांटिटी। लाउडनेस क्या है? सब्जेक्टिव है। आप सब्जेक्टिव का मतलब पहले समझ जाइए आप। सब्जेक्टिव क्वांटिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब लाउडनेस डिपेंड करती है अलग अलग लोगों पर। सब्जेक्टिव का मतलब है अलग अलग लोगों का मतलब है, जैसे कि कोई आवाज आपको लाउड ना लग रही हो लेकिन दूसरे के लिए वो लाउड है। जैसे कि हम लोग गाना सुनते हैं आजकल हिप हॉप वाले, उसमें लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है, और जो घर में हम लोग के दादा दादी हैं उनको इतनी तेज आवाज़ अफेक्ट करता है उनको कान को, तो उनको पसंद नहीं होती है वो। तो इसीलिए सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जो आवाज़ हमारे लिए अच्छी लग रही है, हमको मतलब कोई उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है, वो आवाज़ दादा दादी को हो जाता है, बुढ़ापे में होता है ऐसा, तो उनको वो आवाज़ तेज लगती है, तो वो धीमे धीमे गाना सुनते हैं, हम तेज तेज सुनते हैं। तो इसीलिए लाउडनेस सब्जेक्टिव क्वांटिटी है ये। और सब्जेक्टिव क्वांटिटी का एक और क्या करते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग आवाज़ होगी, हर इंस्ट्रूमेंट की से अलग अलग आवाज़ निकलेगी, अलग अलग। और जैसे ढोल से अलग लाउडनेस होती है, गिटार से टिंग 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 टिंग। तो ये है लाउडनेस सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। लाउडनेस क्या है? सब्जेक्टिव क्वांटिटी। जो साउंड हमारे लिए बिल्कुल सही है, हम कंफर्टेबल है, वो साउंड दूसरे के लिए तेज या हल्का हो सकता है। याद रहे बात। तो लाउडनेस सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी इतना बात आप समझ में आ गया आपको, लेकिन याद रखना है जो ये पिन सुई का जो मेजरमेंट है लाउडनेस का, वो 0 डेसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन साइंस ने एज्यूम कर लिया साइंस ने, ऐसा है नहीं, ऐसा एज्यूम, कुछ एजम्पशन भी होते हैं साइंस फिजिक्स में, ऐसा एज्यूम किया है। तो अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? ध्यान से समझिएगा। इंटेंसिटी एनर्जी पास फ्रॉम यूनिट एरिया, यूनिट का मतलब मीटर एरिया, इन यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब 1 सेकेंड, यूनिट टाइम यानी कि यूनिट टाइम यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी एनर्जी, कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। कितनी साउंड एनर्जी निकलेगी, कितनी देर में, ऊपर देखिए, कितनी देर में निकलेगी? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में एक यूनिट से कितनी साउंड एनर्जी निकली? जैसे कि ये इसको हमने 1 यूनिट मान लिया है, मान लीजिए 1 यूनिट है, ये मीटर स्क्वायर है। तो यहां से जो साउंड एनर्जी अंदर से आ रही है, कितनी साउंड एनर्जी निकली इस एरिया से, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब है एनर्जी पास फ्रॉम यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर से इन यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में एक यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी, साउंड एनर्जी पास हुई, उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आप समझ गए? इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इस केस में क्या होता है? एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड। ये एरिया
क्या होता है, एरिया इज परपेंडिकुलर, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड, डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव, साउंड एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ साउंड एनर्जी। एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए एरिया ऐसा है, एनर्जी कैसे जा रही है, ऐसे, तो एरिया ये था, एनर्जी ऐसे जा रही है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा, ये बात याद रखनी है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी, कितनी एनर्जी पास हुई यूनिट एरिया से 1 सेकंड में, और उसे ही कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैसी क्वालिटी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। लाउडनेस कैसी क्वांटिटी है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक कोई जैसे ढोल है, ढोल से आवाज निकल रही है 120 डेसिबल की, तो ये सभी लोगों के लिए बराबर है, 120 डेसिबल ही होगी, जितने भी लोग हैं, तो ये सभी लोगों के लिए क्या है, बराबर है। 120 डेसिबल की अगर आवाज़ ढोल से निकल रही है, तो 5 लाख लोग हों, 50 करोड़ लोग हों, सबके लिए वो कितनी डेसिबल रहेगी, 120 डेसिबल ही रहेगी। तो ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और वाइल लाउडनेस इज ए सब्जेक्टिव क्वांटिटी। क्यों सब्जेक्टिव, जो साउंड हमारे लिए तेज है वो किसी दूसरे के लिए धीमे हो सकती है, जो हमारे लिए धीमे है वो किसी दूसरे के लिए तेज हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी सभी के लिए फिक्स्ड रहती है। 150 डेसिबल से अगर ढोल बज रहा है तो सबके लिए 150 डेसिबल ही होगा। ये इंटेंसिटी था। अब इंटेंसिटी में आगे जानते हैं, इंटेंसिटी के फॉर्मूले को जानते हैं। इंटेंसिटी के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इंटेंसिटी इक्वल टू, इंटेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला, इससे लाइन डेफिनेशन कर रहे हैं, एनर्जी पासेस फ्रॉम यूनिट मीटर एरिया, एरिया इनटू टाइम। एनर्जी की यूनिट जूल, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट टी, तो ये इसकी यूनिट होती है। टाइम की यूनिट एस, टाइम की यूनिट एस, ये इसकी यूनिट होती है। अब आगे बात करें तो जूल अपॉन सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गई, लेकिन जूल अपॉन सेकेंड क्या होता है, वॉट होता है। एनर्जी पर सेकेंड क्या होता है, वॉट होता है, वाट। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉट मीटर स्क्वायर, ये होती है यूनिट इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, ये होती है यूनिट इंटेंसिटी की। अब आगे बात करते हैं, इसे नोट करते हुए चलिएगा, बिल्कुल इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इतना आपको पढ़ लेना है बस। बच्चों ध्यान से पढ़िए। आगे जो पिन ड्रॉप है, पिन ड्रॉप 0 डेसिबल होती है उसकी लाउडनेस, तो 0 डेसिबल को बताया गया है, 0 डेसिबल को बताया गया है 10 टू द पावर 12 जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये बताया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट से जब पिन गिरेगी, यहां पे लिख दे रहा हूं, जब पिन, ये पिन के लिए है, पिन के लिए है, पिन में लाउडनेस 0 बताई गई थी, तो 0 को इतना माना गया साइंस में, फिजिक्स में 0 को इतना लिया। जब पिन गिरेगी, ध्यान से समझिएगा इसको, जब पिन गिरेगी तो 1 मीटर स्क्वायर से, मतलब 1 मीटर एरिया से, यूनिट एरिया से 10 टू द पावर -12 जूल एनर्जी निकलेगी।
एनर्जी निकलेगी कितने समय में? 1 सेकंड में। कितने समय में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में। जो पिन है उसको 0 डेसिबल लाउडनेस दी गई है। 0 डेसिबल का मतलब होता है 10⁻⁻12 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो जब पिन गिरेगी तो 1 मीटर स्क्वायर से 10⁻⁻12 जूल एनर्जी निकलेगी। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ये देखिए, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये थी इंटेंसिटी। अगर आ जाए डिफाइन लाउडनेस, डिफाइन द यूनिट ऑफ लाउडनेस, डिफाइन द ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस, या डिफाइन डेसिबल, आ जाए डिफाइन डेसिबल या डिफाइन द यूनिट ऑफ लाउडनेस, ये क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिफाइन डेसिबल, डिफाइन 1 डेसिबल, या डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस, ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस, ऐसा यूनिट हो या यूनिट हो, दोनों की बात एक ही है, लाउडनेस। तो इसका आंसर क्या होता है? डिफाइन 1 डेसिबल या डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस। इट इज द चेंज, it is the change in the level of loudness वन डेसिबल को डिफाइन कर रहे हैं, इन द लेवल ऑफ लाउडनेस व्हेन इंटेंसिटी increases by 26%, when intensity increases by कितने परसेंट से इंटेंसिटी इंक्रीज करती है? 26%। जब इंटेंसिटी 26% बढ़ जाएगी तब 1 डेसिबल लाउडनेस बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? इट इज द चेंज इन द लेवल ऑफ लाउडनेस व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीजेस बाय 26%। अगर इंटेंसिटी 26% बढ़ी तो लाउडनेस 1 डेसिबल बढ़ेगा। यानी कि अगर लाउडनेस 0 था, लाउडनेस 0 डेसिबल थी, तो इंटेंसिटी 26% बढ़ गई तो लाउडनेस 0 डेसिबल से 1 डेसिबल हो जाएगा। जब इंटेंसिटी 26% बढ़ेगी, अगर लाउडनेस 2 डेसिबल हो गया है, इसका मतलब इंटेंसिटी 52% बढ़ गई है। तो ये था आपका लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर आवाज़ आ रही है, लेकिन कौन सी आवाज़ तेज है, कौन सी आवाज़ धीमी है, 5 फैक्टर्स हमने पढ़े इसमें। तो लाउडनेस की ऐसा यूनिट होती है डेसिबल। लाउडनेस में जो हम फुसफुसाहट करते हैं, विस्परिंग, क्या हुआ ऐसे, तो विस्पर, इसको 30 डेसिबल माना गया है, 30 डेसिबल। और कन्वर्सेशन को 50 डेसिबल माना गया है। और जो हम आवाज़ म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक जो घर में म्यूज़िक सुनते हैं, उसको 60 to 90 डेसिबल माना गया है। और नॉइज़ पॉल्यूशन, मतलब कि नॉइज़ को मोर देन 120 डेसिबल, 120 डेसिबल से ऊपर अगर लाउडनेस हो जाएगी तो नॉइज़ हो जाएगी। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए मैंने। और जो ये आपके जेट होते हैं, फाइटर जेट, इनका तो बहुत ऊपर 150 डेसिबल, बहुत आवाज़ करते हैं। ऊपर होते तो यहाँ तक लाउडनेस नहीं पहुँच पाती है, आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। जो जेट होते हैं, जेट बोला मैंने, फाइटर जेट, फाइटर जेट, इनकी लाउडनेस होती है 150 डेसिबल के आसपास, अराउंड 150 डेसिबल, इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन अब ये यहाँ तक लाउडनेस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली बोल रहा हूँ सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस बहुत ऊपर है जेट का, इसलिए हमको आवाज़ नहीं सुनाई देती, कम सुनाई देती, लेकिन बहुत तेज होती है। 150 डेसिबल
होती है उनकी लाउडनेस, फाइटर जेट की। अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं पिच। पिच पिच के बारे में बहुत बात होगा, लो पिच, हाई पिच। तो पिच पढ़ने जा रहे हैं, पिच। अगर दो साउंड है, दो साउंड जैसे कि ये और जैसे कि ये, इन दोनों साउंड का लाउडनेस सेम है। लाउडनेस क्या है? सेम लाउडनेस। और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट भी सेम अगर हो। मान लीजिए अगर लड़का और लड़की को खड़ा कर दें तो हम लोग बिना देखे बता सकते हैं कि कौन सी आवाज़ लड़की की है, कौन सी आवाज़ लड़के की है। ये लड़की की आवाज़ कैसे होती है? हेलो। और लड़के की हेलो। कितना डिफरेंस है पता लगा लेते हैं हम। तो लड़की की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, सुनहरी लगती है। क्यों ऐसा होता है? अब लेकिन पिच क्या करती है? पिच का काम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी कैन, जिसकी मदद से हम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड, दो साउंड के बारे में पता लगा सकते हैं। टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस, जिनकी लाउडनेस क्या हो? सेम हो। लाउडनेस सेम, इंटेंसिटी सेम, और सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी क्या हो? सेम हो। एंड फ्रॉम सेम इंस्ट्रूमेंट, एंड फ्रॉम सेम इंस्ट्रूमेंट। इस केस में कौन हमारी मदद करेगा? पिच हमारी मदद करेगी। जब कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच दो आवाज आ रही हो और दोनों की लाउडनेस सेम हो, दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हो, सेम इंस्ट्रूमेंट एंड फ्रॉम सेम इंस्ट्रूमेंट, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि दो आवाज के बारे में उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो इस केस में पिच हमारी सहायता करेगी, पिच हमारी मदद करती है। अब पिच होती क्या है? पिच भी एक कैरेक्टर है साउंड का। तो पिच के केस में क्या क्या होता है? पिच के केस में क्या होता है? सेम लाउडनेस, आवाज, दो आवाजों की लाउडनेस क्या है? सेम है। सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है? सेम है। और कहाँ से आ रहे हैं? सेम इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं। टू साउंड, दोनों साउंड ये के अंदर ये है। तो हम कैसे पता लगाएं कि दोनों साउंड कैसे अलग हैं? उस केस में हमारी सहायता करेगी पिच। कौन सहायता करेगी? पिच सहायता करती है, पिच। तो आप पिच के बारे में पढ़ते हैं तो घर में आपने रिमोट देखा होगा, रिमोट, जिस रिमोट को आप चलाते हैं दिन भर, टेलीविजन का रिमोट, उसमें एक जगह बैस लिखा रहता है, एक बटन होता है बैस वाला, उसको आप दबा के देखिएगा। और एक होता है ट्रिपल वाला, एक बटन ये होता है, एक बटन, दोनों को दबाइएगा। जैसे ही आप इसको दबाएंगे, इसको आप दबाएंगे बैस वाले को, तो जो साउंड होगा, साउंड हो जाएगा, जो आपको सुनाई देगा, भारी आवाज आएगी, भारी आवाज, तेज आवाज नहीं, भारी आवाज। और इसको दबाएंगे तो श्रिल साउंड आएगा, श्रिल, यानी कि एक्यूट साउंड होगा, एक्यूट साउंड, श्रिल साउंड, एक्यूट साउंड, प्यारी सी आवाज आएगी। और इसको आप दबाएंगे तो भारी आवाज आएगी। तो जैसे ही हम बैस को दबाते हैं तो ग्रेव साउंड, ग्रेव साउंड आती है, ग्रेव साउंड, यानी वूफर, वूफर में ऐसी आवाज आएगी, वूफर की आवाज आएगी। और इसमें बिल्कुल श्रिल, आवाज पतली हो जाएगी, यहाँ पर आवाज मोटी हो जाएगी, यहाँ आवाज पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो अब
ये आपको समझ में, ये करके देखना है आपको, बेस वाले को और ट्रिपल वाले दोनों को बटन को प्रेस करके आज ये एक्सपेरिमेंट करना है और ऑब्जर्व करना है क्या होता है, तभी तो पिच पर कैरेक्टर पढ़ने में मजा आएगा, साउंड को जानने में मजा आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है साउंड को पढ़ के। आगे अगर बॉय है, एक लड़का था और एक लड़की थी, तो लड़के की आवाज क्या होती है? गर्ल। लड़के की आवाज क्या होती है? मोटी। मोटी का मतलब ग्रेव साउंड। क्यों होती है ऐसा? इसकी पिच क्या होती है? लो पिच। क्या होती है इसके पास? लो पिच। लड़की की आवाज क्या होती है? श्रिल साउंड। श्रिल साउंड। श्रिल साउंड का मतलब इसकी पिच क्या होती है? हाई पिच। तो लड़कियों से बच के रहो, उनकी पिच क्या है? हाई, हमसे बड़ी है, हाई पिच। हाई पिच है उनके पास, तो बच के रहना है। लड़के भैया लो पिच वाले हैं, लड़कियां हाई पिच। तो गर्ल्स की श्रिल साउंड इसीलिए पतली हो जाती है, हेलो हेलो हेलो, और लड़कों में हेलो हेलो। तो पिच लो है हमारी, उनकी पिच हाई है। अब लेकिन ये जानना जरूरी हो गया कि जो ये पिच है ये क्या है, ये किस पर डिपेंड करती है? जैसे लाउडनेस मेनली इस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। तो यहाँ पर लाउडनेस भी सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है, इंस्ट्रूमेंट भी सेम है, लेकिन पिच डिफरेंट है। तो पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी और वेव पे। वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है पिच। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, एक सेकंड में कितने वेव बनने हैं, फ्रीक्वेंसी। या एक सेकंड में बॉडी कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, जैसे एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेट करेगी तो 10 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर बॉडी एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेट की बॉडी, कितनी बार वाइब्रेट कर रही है बॉडी? 10 बार। तो पीछे हम फ्रीक्वेंसी में पढ़ चुके हैं, तो 10 बार एक सेकंड में वाइब्रेट करिए। इससे पहले अगर आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, ये जितने भी टर्म्स रिलेटेड टू वेव हैं उनको पहले अच्छे से समझना होगा। उसके लिए आप ऊपर यहाँ पर आई पे ये जो वीडियो बन के आ रही है इसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो 10 बार वाइब्रेट की तो मतलब 10 वेव बनाएंगे। 10 वेव बनाने का मतलब है कि 10 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये होती है फ्रीक्वेंसी। एक बार में फ्रीक्वेंसी का मतलब है वाइब्रेशन पर सेकंड, एक बार में कितनी बार बॉडी वाइब्रेट कर रही है, या नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव बनती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड पेंडुलम के केस में सब बता रखा है वहाँ पे मैंने, वहाँ पे जाके वो वीडियो देखिए। और यह नंबर ऑफ टू एंड फ्रो मूवमेंट पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी जानते हैं, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और पिच ज़्यादा होगी तो पतली आवाज़, श्रिल साउंड होगी। याद रखना, श्रिल साउंड। श्रिल साउंड किसके केस में होता है? गर्ल्स के केस में। गर्ल्स बॉयज़ को कभी आप भूल नहीं पाएंगे, इसीलिए गर्ल्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ बार बार। समझ रहे होंगे ना? आगे फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो पिच भी कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम लोग की, लड़कों की, तो आवाज ग्रेव हो जाएगी। ग्रेव का मतलब भारी आवाज। ये एग्जांपल किसका है? बॉयज का है। तो पिच ये होती है, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी पिच बढ़ जाएगी, आवाज पतली होती जाएगी। जैसे लता मंगेशकर सुनिए, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है इनकी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लता मंगेशकर की, तो पिच भी ज़्यादा है। पिच ज़्यादा होगी तो आवाज़ कैसी होगी? श्रिल साउंड।
पतली आवाज। हम लोग की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, हम बोल रहे हैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि एक बार में बहुत कम बार ये वाइब्रेट करता है, बहुत कम बार, 1 सेकंड में बहुत कम बार हमारा ये वाइब्रेट कर रहा है। पूछिए क्यों? आप खुद पकड़ पाएंगे, देखिएगा, हेलो पकड़ पा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत कम वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। और यहाँ पे गर्ल्स के केस में 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है ये, ध्यान दीजिएगा, हेलो हेलो, कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, इसीलिए पतली आवाज़ आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, या पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो आवाज़ आती है श्रिल साउंड, जैसे लड़कियों में, और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच कम हो जाती है, तो भारी आवाज़, ग्रेव साउंड, जैसे हमारे केस में। तो ये था आपका पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए यहाँ पर 2 वेव बनी है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर पहली वेव का है, दूसरी वेव बना रहा हूँ, इसका भी एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो लाउडनेस सेम, लाउडनेस सेम, दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट के हैं, तभी एक ही इंस्ट्रूमेंट के हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? वेव फॉर्म की वजह से। वेव का फॉर्म देखिए, तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे, क्वालिटी में पढ़ेंगे उसको, वेव फॉर्म को। तो सेम इंस्ट्रूमेंट से निकल रहे हैं। तो अब इन दोनों वेव को, साउंड वेव को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? ध्यान दीजिए, पहले केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। फ्रीक्वेंसी 1 क्यों है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने वेव बन रहे हैं, याद रखना है। 1 सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब पार्टिकल अगर 10 बार वाइब्रेट करेगा तो 10 वेव बनाएगा, 20 बार वाइब्रेट करेगा तो 20 बार। यहाँ पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है? 1 बार। तो पहले केस की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1। दूसरे वाले में देखिए, पार्टिकल 1 वेव बना रहा है, फिर 1 वेव, तो दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2। दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2। यहाँ फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ फ्रीक्वेंसी 2। तो अब फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? सेकंड वाले की। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव इज मोर है, तो सेकंड वाला साउंड कैसा होगा? श्रिल साउंड होगा। श्रिल साउंड क्यों श्रिल होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो इसकी पिच भी क्या है? ज़्यादा है। पिच ज़्यादा होती है तो आवाज़ क्या आती है? पतली। ये पतली आवाज़ आएगी इससे, इस वाले साउंड वेव, इससे आएगी मोटी आवाज़। लाउडनेस दोनों में सेम है। लाउडनेस आप देख सकते हैं, लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड दोनों में सेम है तो लाउडनेस सेम होगी दोनों में। दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के कारण पिच में डिफरेंस आ गया, और पिच में डिफरेंस के कारण आवाज़ भारी या पतली हो गई, मोटी या पतली, श्रिल साउंड या ग्रेव साउंड। श्रिल साउंड कब होती है? जब पिच ज़्यादा होती है। बकेट है, बकेट है, पानी आ रहा है लगातार, पानी आ रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है? जब बकेट को हम भर रहे होते हैं तो आवाज़ भारी आती है। भारी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी वहाँ पर कम है। फ्रीक्वेंसी कम का मतलब क्या है? पिच कम है। लेकिन जैसे जैसे पानी भरते जाते हैं हम ऊपर, पानी पूरा भर जाता है, फिर हो जाती है ये, जैसे 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 भरता रहेगा फिर हो जाएगी बकेट, बकेट फिल हो जाएगी, तो श्रिल साउंड आती है। श्रिल साउंड, श्रिल साउंड मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और पिच भी बढ़ रही है। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम मतलब जो ये कॉलम है, जो ये गैप है जहां एयर भरी है, एयर कॉलम का मतलब जहां एयर भरी हुई है, एयर भरी हुई है, जहां एयर भरी हुई है उसे कहते हैं, एयर अभी यहां भरी हुई है इतना, तो इस बकेट का एयर कॉलम की लेंथ इतनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। अब ध्यान से समझिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो अब शुरुआत में जब पानी भर रहा था, शुरुआत में जब पानी भर रहा था तो एयर कॉलम की लेंथ क्या थी, ध्यान दीजिएगा, जब पानी स्टार्टिंग में भर रहा था तो एयर कॉलम की लेंथ क्या थी, ज्यादा, एयर कॉलम की लेंथ क्या थी, लेंथ क्या थी, ज्यादा, लेंथ ज्यादा थी तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या होगा, पिच, पिच कम होगी तो क्या होगा, ग्रेव साउंड, भारी आवाज, पिच कम होगी तो आवाज कैसी आएगी, भारी। अब जैसे जैसे पानी भरता जाएगा ऊपर की तरफ, पानी भरता, इसका लेवल बढ़ेगा पानी का, तो अब जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो एयर कॉलम क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, एयर कॉलम की लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एयर कॉलम की लेंथ घट जाएगी, घट जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी धीमे धीमे बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगा, पिच बढ़ेगी तो श्रिल आवाज सुनाई देगी, पतली आवाज सुनाई देगी। तो आपको ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। इसीलिए घर में जब बाल्टी में पानी भरता है तो ऐसा होता है। आगे एक एग्जांपल आपको देता हूं, वो एग्जांपल में आप आंसर सोचिएगा, फिर यहाँ पर डिस्कशन भी होगा साथ साथ में। तो ऐसा होता है बहुत। अब यहाँ पर 3 वेव हैं, तीनों सेम इंस्ट्रूमेंट से निकल रही हैं, इनका इंस्ट्रूमेंट तीनों का सेम है। आपसे पूछूं ए एंड बी में श्रिल साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा, श्रिल साउंड किसकी होगी, श्रिल साउंड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ए एंड बी में श्रिल साउंड किसकी होगी। तो श्रिल साउंड का मतलब पिच की बात हो रही है, पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा श्रिल साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड में 1 वेव बना रहा है, ये 1 सेकेंड में 2 वेव। तो बी वाला की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बी वाले की 2, ए वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। तो बी की फ्रीक्वेंसी ए की फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज़्यादा है, तो बी की पिच भी क्या होगी, ए के पिच से ज़्यादा। तो बी वाला जो साउंड होगा वो कैसा होगा, श्रिल साउंड। क्लियर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कहाँ पर है, ए और बी में, एम्पलीट्यूड दोनों में सेम है। एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट होता तो फिर बात अलग होती, लेकिन एम्पलीट्यूड देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है, बी वाली की। 2 वेव बना रहा है, 2 वेव का मतलब फ्रीक्वेंसी 2 वेव बना रहा है, तो 2 वेव बनी, फ्रीक्वेंसी 2, तो ये कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी पिच ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी पिच कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, पिच ज़्यादा तो कैसा साउंड, श्रिल साउंड। पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर बी और सी में डिफरेंस पूछें तो क्या डिफरेंस है, बी एंड सी में, या अब मैं पूछूंगा आपको ए एंड बी में, ए एंड सी में लाउड कौन होगा, लाउड कौन है, लाउड, ज्यादा लाउडनेस कौन प्रोवाइड करेगा, ए एंड
सी में लाउड, तो ये याद रखना है, लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। तो ए का एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कितना है 3 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड ऑफ सी कितना है, ए का तो 3 था, उसका 2 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ सी। और लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है, ए वाले का, तो जो ए वाला होगा, ए वेव इज मोर लाउडर देन सी, ए वेव इज मोर लाउडर देन सी। अच्छा, अगर मैं पूछूं वेव वेलोसिटी का डिफरेंस पूछूं, इसमें वेव वेलोसिटी कैसी है तीनों में, वेव की वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर सवाल मैं पूछूं आपसे, वेव वेलोसिटी मतलब वेव की स्पीड, वेव वेलोसिटी का मतलब है स्पीड मैक्सिमम किसमें है, किसमें है मैक्सिमम, तीनों में से, सब में सेम है, सब में क्या है, सेम है, बिकॉज द मटीरियल, क्योंकि ये कहां से आए हैं, बिकॉज ये तीनों वेव कहां से आए हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट से, कहां से आए हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट से आए हैं। तो इनका जो मटेरियल है जिससे ये वेव बने हैं वो भी क्या होगा, सेम मटेरियल। जब मटेरियल सेम होगा, मटेरियल सेम का मतलब एक ही मीडियम, मटेरियल सेम मटेरियल, तो वेव की स्पीड तीनों केसेस में एक जैसी होगी। ये भी याद रखना है, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वेव का फॉर्म अगर आपको एक जैसा दिख रहा है तो समझ जाना है कि वो एक ही इंस्ट्रूमेंट से आए हैं। अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आते तो वेव का फॉर्म अलग होता। पहले वाले वेव का फॉर्म ऐसे हो सकता था, दूसरे वाले वेव का फॉर्म ऐसे ऐसे हो सकता था, तीसरे वाले वेव का फॉर्म ऐसे। तो ये 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आए हैं। जब वेव एक जैसी दिखे तो समझ लेना है कि वो उनका इंस्ट्रूमेंट एक ही है। कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। तो ये था आपका पिच वो कैरेक्टर होता है जिससे हमें अगर आवाज सेम लाउडनेस की है, सेम इंटेंसिटी की है और सेम इंस्ट्रूमेंट से आ रही है तो हम पिच की सहायता से दो साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टिम्बर जो है उसकी सहायता से क्या पता चलता है, अगर कोई दो साउंड जिनकी लाउडनेस भी सेम हो, उनकी पिच भी सेम है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन वो दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बज रहे हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। इसके लिए हमें क्वालिटी टिम्बर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये कैरेक्टर है, क्वालिटी इज अ कैरेक्टर दैट डिफरेंशिएट टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस। सेम लाउडनेस का मतलब एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा, दोनों साउंड का, एंड सेम पिच सेम का मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी, बट फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, दो अलग अलग, मतलब एक ढोल से आ रहा है, एक गिटार से आ रहा है, एक गिटार से आ रहा है, एक वायलिन से आ रहा है, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि एक आवाज ढोल से आ रही है, एक आवाज ढोल से आ रही है और एक आवाज आपके गिटार से आ रही है। एक साउंड कहां से आ रहा है, ढोल से। इसकी भी लाउडनेस कितनी है, 100 डेसिबल। कितनी है, 100 डेसिबल। इसकी भी लाउडनेस कितनी है, 100 डेसिबल। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 हर्ट्ज। अब कैसे पता लगाएंगे दोनों की लाउडनेस क्या है, बराबर, मतलब दोनों एक ही लाउडनेस से बजेंगे। जैसे ये
टिंग 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 गिटार, वैसे ढोल ऐसे ढोल बजेगा। तो दोनों की लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों एक बार में 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेट कर रहे होंगे। कितने बार वाइब्रेट कर रहे होंगे? 100 बार। गिटार, ढोल भी थम 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 थम, और गिटार भी 100 बार वाइब्रेट कर रहे होंगे। इसका मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, ढोल का मेम्ब्रेन जो किनारे होता है चमड़ा, और इसका गिटार का स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, 100 बार वाइब्रेट करेगी। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों की लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अब दो साउंड को डिफरेंशिएट कैसे करें, हाउ इट इज पॉसिबल? उस केस में टिम्बर का इस्तेमाल होता है, क्वालिटी का। क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म। तब हमको वेव फॉर्म की सहायता लेनी पड़ेगी, वेव के फॉर्म की सहायता लेनी पड़ेगी। हर इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म अलग अलग होता है। क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म, डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म। वेव फॉर्म का मतलब वेव कैसे बन रही है, जैसे कि वेव ऐसे बनी या वेव ऐसे बनी, तो दोनों वेव फॉर्म में डिफरेंस है। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलग है और ये इंस्ट्रूमेंट अलग है। ये दोनों वेव एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रही है, ये दोनों वेव एक ही इंस्ट्रूमेंट से नहीं आ रही हैं। वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है कौन क्वालिटी। तो मतलब क्वालिटी क्या बताता है? क्वालिटी हमें बताता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, या वो ढोल है या वो वायलिन है या वो ट्यूनिंग फॉर्क है, कौन सा है। तो वेव फॉर्म से हम दो इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ढोल का है, ये वायलिन का है, ये आपका पियानो का है, ये ट्यूनिंग फॉर्क का है। वेव फॉर्म से हम दो साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और जिनकी वेवलेंथ सेम है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इसको। तो क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म, याद रखना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म। ये जो वेव फॉर्म है ये ट्यूनिंग फॉर्क की होती है, याद करनी पड़ेगी आपको। ट्यूनिंग फॉर्क जब भी वाइब्रेट करता है तो ऐसी वेव बनाता है। ये किसकी वेव है? ट्यूनिंग फॉर्क की। किसकी वेव है ये? वेव फॉर्म है ये ट्यूनिंग फॉर्क की। ये किसकी वेव फॉर्म है? ये वेव फॉर्म है वायलिन की। वायलिन जब भी वाइब्रेट करेगा तो ऐसी वेव फॉर्म बनाता है वायलिन। याद रखिए एग्जाम में आता है, वायलिन ऐसी वेव फॉर्म बनाएगा। ये वेव फॉर्म किसकी है? ये वेव फॉर्म किसकी है? एक सेकंड। ये वेव फॉर्म किसकी है? पियानो की। किसकी है वेव फॉर्म? ये पियानो की। पियानो ऐसी वेव फॉर्म बनाता है। अब देखिए अगर इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, ये वेव का एम्पलीट्यूड भी 2 सेंटीमीटर है। फ्रीक्वेंसी आप देख रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव, कितनी वेव बन रही है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 है। अब यहाँ पर तीनों में फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। मतलब लाउडनेस भी सेम होगी, पिच भी सेम होगी। एम्पलीट्यूड क्या है? सेम, बट डिफरेंट वेव फॉर्म। जब वेव के फॉर्म आपको डिफरेंट दिख जाए और सब कुछ एक जैसा लग रहा हो, देखिए एम्पलीट्यूड सेम दिया है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन वेव का फॉर्म क्या है? डिफरेंट।
जब वेव का फॉर्म डिफरेंट हो जाए, तो ये समझ लेना है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से वेव आ रही है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, मतलब वेव दो अलग अलग वेव फॉर्म। ये बताती है कि जो दो आवाज़ें आ रही हैं ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की है। तो क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म। वो क्वालिटी बताता है कि ये ढोल का है, ये गिटार का है, तो वेव फॉर्म अलग अलग होगी। तो समझ लेना है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, अलग अलग। ट्यूनिंग फॉर्क था, वायलिन था, पियानो था, ये तीनों याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं म्यूजिक और नॉइस के बीच की डिफरेंस की। म्यूजिक मतलब ये, नॉइस मतलब ये। नॉइस, नॉइस का मतलब जो हमारे ईयर को डैमेज करे, नुकसान पहुंचाए ईयर को। तो डिफरेंस क्या है दोनों का? रेगुलर वेव, वेव कैसी होती है? रेगुलर वेव म्यूजिक में जो बनती है। इनरेगुलर वेव, इनरेगुलर वेव, कंटिन्यूअस वेव, कंटिन्यूअस वेव। याद रखना है आपको, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड डायग्राम आएंगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिसकंटिन्यूअस वेव, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। पीरियोडिक, पीरियोडिक वेव, पीरियोडिक क्या होती है? रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। नॉन पीरियोडिक, रिपीटेड जो रिपीट नहीं करती हैं, डज नॉट रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। नॉन पीरियोडिक वेव, तो जो म्यूजिक से साउंड आती है, हम सुनते हैं जो, वो कैसी लगती है हमको? प्लीजेंट, प्लीजेंट कैसी लगती है? प्लीजेंट, प्यारी, प्यारी लगती है, बहुत ही प्यारी, प्लीजेंट। और ये क्या होती है? अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। तो अब इतनी चीजें हैं। ये जो वेव होती है इनरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती है, इसका पैटर्न रेगुलर नहीं होता है, बीच में टूटी फूटी होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, नॉन पीरियोडिक होगी, रिपीट नहीं करेगी। लेकिन म्यूजिक में, जो म्यूजिक हम सुनते हैं, उसमें रेगुलर वेव होगी, वेव बिल्कुल रेगुलर होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी, बिल्कुल कॉन्टिन्यू, कहीं टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं, पीरियोडिक रिपीट होगी फिक्स्ड इंटरवल, और हमको सुनने में बहुत प्यारी, सुनहरी लगती है, और ये बहुत भद्दी लगती है। अब इन सब डिफरेंस को आप लिख के, अभी मैं आपको जो दे रहा हूँ, दोनों क्या है? एक बात याद रखनी है आपको, म्यूजिक और नॉइस, म्यूजिक और नॉइस दोनों क्या है? सब्जेक्टिव है। क्या है? सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब मैं पहले ही बताया था कि सब्जेक्टिव का मतलब क्या पता, जो हमको अच्छा लग रहा है, म्यूजिक लग रहा है, वो दूसरे को नॉइस लगे। जैसे घरों में हम जो होम थिएटर होता है उसको बजाते हैं, जो होम थिएटर, वो बजता है 60 डेसिबल से 90 डेसिबल। अब हम उसको फुल 90 डेसिबल में बजा के नाच रहे हैं, ऐसे नाच एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दादाजी और दादी जी को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बुढ़ापे में जो हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्यों होती है, उसका रीज़न क्या होता है? ईयर ड्रम से रिलेटेड है वो। तो अब उनको 90 डेसिबल में अच्छा नहीं लगेगा, तो जो हमको म्यूजिक लग रहा है वो दादा दादी जी को नॉइस लग रहा है। क्या लग रहा है? नॉइस। इसीलिए नॉइस और म्यूजिक सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है मैन टू मैन पे, ये डिपेंड करता है मैन टू मैन पे। सब किस ऑब्जेक्टिव होता तो सबके लिए बराबर होता, लेकिन सबके लिए बराबर नहीं है, किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा म्यूजिक है वेव फॉर्म और कौन सा नॉइज है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा म्यूजिक है, कौन सा नॉइज है। बताइए, ए बी। ए वाला म्यूजिक है रेगुलर, रेगुलर पैटर्न बनना है। देखिए, जो पैटर्न ऊपर बना वो पैटर्न नीचे, इसमें इनरेगुलर, ऊपर अलग बना नीचे अलग। नॉइज,
ध्यान देना है आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं, बताते रहिएगा आप, बताते रहिएगा। ये कॉन्टिन्यूअस है, आगे बढ़ता जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब म्यूजिक। यहां ध्यान दीजिए, टूट रहा है, डिसकंटिन्यूअस, वेव फॉर्म अलग जैसी, नॉइज। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है, यहां पर सेम। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। डिफरेंस किसमें है, वेव फॉर्म में, मतलब दोनों अलग अलग। यहां एम्पलीट्यूड क्या है, सेम। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। वेव फॉर्म अलग अलग। तो अगर वीडियो पसंद आए तो खूब घर में आज डीजे बजा के नाचिए और महसूस करिए चीज़ों को, ऑब्जर्व करिए। तब तक के लिए जय शंकर, जय महाराज।